गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम पढ़ रहे थे मुद्रास्फीति के कारण। हमने दो कारण पढ़ लिए थे। उन दो कारणों के बाद में तीसरा कारण है सार्वजनिक व्यय का उच्च स्तर। सार्वजनिक व्यय, व्यय यानी खर्चा। अगर सार्वजनिक कार्यों पर सरकार अधिक खर्च करेगी तो निश्चित मुद्रास्फीति बढ़ती है, जिसके लिए आप जान सकते हैं कि हमारे सरकारी व्यय की यह वृद्धि समाज के लिए पूर्णतः लाभदायक नहीं है। अगर गवर्नमेंट अधिक से अधिक खर्चा करती है, जैसे मान लो किसी प्रकार से अस्पताल है, विद्यालय है, इन पर अधिक से अधिक खर्चा करेगी तो मुद्रास्फीति, मूल्य वृद्धि अपनी आप बढ़ जाती है। इसलिए सरकार द्वारा किया जाने वाला कार्य अनुत्पादक व्यय समग्र पूर्ति को नहीं बढ़ाता है, लेकिन जनता को क्रय शक्ति प्रदान करके समग्र मांग को बढ़ा देता है। यानी मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है अगर सरकार अधिक सार्वजनिक कार्यों में पैसा या धन लगाती है तो ये मुद्रास्फीति का तीसरा कारण हुआ। चौथा कारण दिया है अन्य कारण। अन्य कारण प्रमुख है हमारी बढ़ती जनसंख्या, एक प्रमुख कारण है। जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारी वस्तुओं और सेवाओं की मांग भी हमेशा उच्च बनी रहती है, तो कीमतों में तेजी से वृद्धि होती है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार से जनसंख्या पर नियंत्रण करना है। सरकार अपने घाटे को कम करने के लिए वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाती है, तो अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि की समस्या देखने को मिलती है। मूल्य वृद्धि अर्थात मुद्रास्फीति देखने को मिलती है। जैसे मान लो सरकार महंगी आयात करे या कृषिगत उत्पादों में ऊंची और न्यूनतम समर्थन कीमत तय करती है, आय का बढ़ता स्तर, अप्रत्यक्ष करों का ऊंचा स्तर हो, अगर मजदूरों की दरों में वृद्धि हो जाए और औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि में बाधाएं इत्यादि प्रमुख कारण हैं। अगर औद्योगिक उत्पादन नहीं होगा यानी कि उद्योगों में धीमी वृद्धि होगी तो ये भी मुद्रास्फीति का बढ़ने का कारण बताया गया है। और इस प्रकार चार कारण दिए गए हैं। तो प्रश्न ऐसे बनता है कि मुद्रास्फीति के किन्हीं दो कारणों को लिखिए, तो हमें दो कारण लिखने पड़ते हैं, 1 नंबर का प्रश्न बन जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मुद्रास्फीति के नियंत्रण के उपाय, कि जो ये मूल्य वृद्धि बढ़ रही है हमारे देश को क्या करना चाहिए कि इसको नियंत्रित करे और इसके क्या उपाय हो कि मूल्य वृद्धि नहीं बढ़े। अब मूल्य वृद्धि में देखो पहला उपाय दिया है मौद्रिक उपाय। मौद्रिक उपाय में दिया है कि हमारी जो मूल्य वृद्धि है इसको नियंत्रित करने का काम केंद्रीय बैंक करता है। हमें पता है अपना केंद्रीय बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। हम सब जानते हैं हमारे इस बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। इसका प्रमुख कार्य है अधिक से अधिक धन को छापना और मुद्रा को नियंत्रित करना। तो इस प्रकार हमें अगर मुद्रा अधिक छापी जाएगी बैंक के द्वारा तो मूल्य वृद्धि बढ़ जाएगी। तो जब मुद्रा की मात्रा या साख की उपलब्धता में कमी आती है, साख कहा गया है किसी भी लोग जो खरीदते हैं बदले में किसी न किसी प्रकार की अपनी इमेज बढ़ाते हैं, उसको साख कहा गया है। तो इस प्रकार हमें मुद्रास्फीति को कम करना चाहिए। आरबीआई के द्वारा बहुत ही कम नोटों की छपाई होनी चाहिए, तब मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है राजकोषीय उपाय। सरकार क्या करे कि किसी भी प्रकार से मुद्रास्फीति कम हो, तो सरकार को ये करना चाहिए जो सार्वजनिक व्यय कर रही है, सार्वजनिक खर्चा कर रही है, उसको कम करना चाहिए और ऋणों में परिवर्तन करना चाहिए कि ऋण जो दे रही है उनको भी किसी न किसी प्रकार से कम उपलब्ध करवानी चाहिए। सरकार प्रत्यक्ष कर बढ़ाकर तथा सार्वजनिक व्यय में कमी करके, सार्वजनिक ऋण लेकर के समग्र मांग को नियंत्रित करके मुद्रास्फीति को कम कर सकती है। तो राजकोषीय उपाय यही है कि सरकार प्रत्यक्ष करों को बढ़ाए और सार्वजनिक व्यय का खर्चा कम करे। ये मुद्रास्फीति के नियंत्रण का दूसरा उपाय है। पहला उपाय तुम्हारे को बताया है मौद्रिक उपाय,
दूसरा उपाय है राजकोषीय उपाय। अब तीसरा उपाय देखिए, तीसरा उपाय है अन्य उपाय। अन्य उपाय में आप सभी भली भांति जानते हैं कि सरकार अभी इस समय आप देखते हो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें, जिनको हम कहते हैं राशन की दुकानें, राशन की दुकानों में आज गेहूं सस्ते में उपलब्ध है। तो सरकार को चाहिए कि उन दुकानों पर जो गरीब लोगों के लिए राशन उपलब्ध करवाती है उन पर सही कम सस्ते में वस्तुएं उपलब्ध करवाए, ताकि मूल्य वृद्धि नहीं बढ़े। आयात करके उन वस्तुओं का आयात करे जिनका मूल्य बढ़ता है। जैसे मान लो कोई वस्तु बढ़ रही है, जैसे मान लो खाने की वस्तु है गेहूं, तो सरकार समय समय पर अपने देश के लिए गेहूं का आयात करती है ताकि गेहूं के मूल्य नहीं बढ़े। इसलिए सरकार कृषि और उद्योगों को दिए जाने वाले निवेश और प्रोत्साहन समग्र पूर्ति को बढ़ाकर मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण कर सकती है। ये है 4 उपाय किसके? मुद्रास्फीति के। जैसे पहला उपाय बताया आपको मौद्रिक उपाय, दूसरा राजकोषीय और तीसरा अन्य उपाय। अन्य उपाय में हमने जाना कि सार्वजनिक दुकानें खुलवानी चाहिए, जो सरकार गेहूं उपलब्ध कराती है, राशन की दुकानें, उन पर कम कीमत पर गेहूं उपलब्ध करवाए, और जो वस्तुएं महंगी हो रही है उनका आयात करे और प्रशासनिक कीमतों में कमी करे, तो मूल्य वृद्धि को रोक सकते हैं। ये थी पहली चुनौती किसकी? भारत की। तो भारत की पहली चुनौती हो गई मुद्रास्फीति, जिसके 2 अन्य नाम है महंगाई और मूल्य वृद्धि। अब दूसरी समस्या दी गई है गरीबी। देखिए पहले तो गरीबी की परिभाषा हम सभी भली भांति जानते हैं कि गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति जीवन निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल हो जाता है, तो उसको हम गरीबी कहते हैं। अब देखिए न्यूनतम आवश्यकताएं, इसमें आप कोष्टक में लिख सकते हैं किसी भी न्यूनतम आवश्यकताएं कौन कौन सी होती है। जैसे मैंने कोष्टक बना रखा आपकी बुक में, आप देख सकते हो। इस कोष्टक की जगह आप प्रमुख नीचे पैराग्राफ में कुछ बातें दी गई है कि गरीबों के पास धन का अभाव होता है और वे गरीब रहते हैं, तो उनके जीवन के लिए कौन कौन सी चीजें होना जरूरी है? भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को मूलभूत आवश्यकताएं कहा जाता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जिसमें व्यक्ति जीवन निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताएं, कोष्टक दिया है, कोष्टक में हम लिख सकते हैं भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का मूलभूत अभाव को ही हम गरीबी कहते हैं। देखिए गरीबी की यहाँ 3 परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा मैंने परिभाषित कर दी है। दूसरी परिभाषा अथवा लगा करके हम दूसरी परिभाषा को लिख सकते हैं कि गरीबी का तात्पर्य आर्थिक अपवेचन से लिया जाता है। दूसरी परिभाषा लिखेंगे गरीबी का तात्पर्य आर्थिक अपवेचन से लिया जाता है। और तीसरी परिभाषा है धन तथा संपदा के अभाव को गरीब कहा जाता है। इस प्रकार 3 परिभाषाएं आ गई। तीसरी है धन तथा संपदा के अभाव को गरीबी कहा जाता है। देखिए 3 परिभाषाओं में बोर्ड में कोई एक परिभाषा पूछ सकता है कि गरीबी का अर्थ बताइए, गरीबी का तात्पर्य क्या है। तो तीनों में से हमें एक याद है तो अपना 1 नंबर तैयार हो जाता है बोर्ड के लिए, इसलिए आप इसको भलीभांति नोट्स में तैयार कर लीजिए। फिर दूसरे पैराग्राफ में दिया है गरीबों की मूलभूत आवश्यकताएं कि गरीबी की मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या होती है। जो मैंने अभी ऊपर पहली परिभाषा में कोष्टक में बताया था ना भाई, ये लिखनी है। भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये गरीब की मूलभूत आवश्यकताएं होती है और उसी को हम गरीबों की मूलभूत आवश्यकताओं के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार फिर नीचे दिया गया है निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी। तो हम पॉइंट बना सकते हैं गरीबी के प्रकार। अब गरीबी के प्रकार 2 लिखेंगे। गरीबी के 2 प्रकार होते हैं, निरपेक्ष गरीबी तथा सापेक्ष गरीबी। अब देखिए निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी 2 स्वरूप या 2 प्रकार हो गए किसके? गरीबी के। तो पहले पॉइंट को हम व्याख्या के रूप में लिखेंगे कि निरपेक्ष गरीबी क्या होती है। निरपेक्ष गरीबी की परिभाषा वही है
जो हमने गरीबी की परिभाषा लिखी है कि निरपेक्ष गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा सकता है, और नहीं करने के कारण न्यूनतम आवश्यकताएं कौन सी, वही ऊपर जो दे रखी थी कि भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य की इन वस्तुओं को पूरा नहीं करता है, वह कहलाती है निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी का विचार अविकसित राष्ट्रों में अधिक उपयोगी है। भारत जैसे राष्ट्रों में जब गरीबी शब्द का उपयोग किया जाता है तो उसका तात्पर्य निरपेक्ष गरीबी से होता है, क्योंकि जो अविकसित राष्ट्र है उसमें गरीबी की बात करते हैं तो निरपेक्ष गरीबी पर ही चर्चा होती है कि वहाँ के गरीब लोगों के पास मूलभूत आवश्यकताएं भी उपलब्ध नहीं होती है। ये निरपेक्ष गरीबी की परिभाषा के रूप में हम बता सकते हैं। जो गरीबी की परिभाषा होती है उसी को हम निरपेक्ष गरीबी की परिभाषा में भी लिख सकते हैं और उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे भारत। अब देखिए, न्यूनतम या मूलभूत आवश्यकताओं का मानक स्तर सभी राष्ट्रों में अलग अलग होता है। कहते हैं निरपेक्ष गरीबी का मापक अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। जैसे भारत में हमने जाना कि गरीबी की प्रमुख न्यूनतम आवश्यकताएं क्या क्या होती है, जो हमने ऊपर जाना था। न्यूनतम आवश्यकताएं भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का न्यूनतम स्तर भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं लोग, तो उनको निरपेक्ष गरीबी या गरीबी कहा जाता है। अब देखिए, सभी राष्ट्रों में इसका माप अलग अलग होता है। आगे नेक्स्ट दिया है पैराग्राफ में कि सभी राष्ट्रों में निरपेक्ष गरीबी के निदान के लिए आवश्यकताओं का मानक स्तर अर्थात गरीबी रेखा भी भिन्न भिन्न होती है, जिसके लिए अलग बताया गया है। फिर है सापेक्ष गरीबी। अब देखिए, सापेक्ष गरीबी की परिभाषा अलग राष्ट्रों में परिभाषित की गई है कि समाज या राष्ट्र के विभिन्न वर्गों के बीच आय या धन उपभोग वेग के वितरण में सापेक्ष असमानताओं का माप ही सापेक्ष गरीबी कहलाती है। कि समाज या राष्ट्र के वर्गों के बीच लोगों के पास आय और धन अलग अलग तरह से उपभोग और व्यय करते हैं, उसी सापेक्षित असमानताओं का मापक ही कहलाता है सापेक्ष गरीबी। अब देखिए, यह विकसित राष्ट्रों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है। विकसित जो राष्ट्र हैं उनमें सापेक्ष गरीबी होती है। तो हम यहाँ दोनों स्वरूप, दोनों प्रकारों की व्याख्या हो गई है। अब हम अंतर करें कि सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी में क्या अंतर है, तो दोनों के नोट्स बना सकते हैं कि सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी में अंतर। पहला अंतर तो हम कर सकते हैं दोनों की परिभाषाओं से, और दूसरा अंतर कर सकते हैं, जैसे मान लो निरपेक्ष गरीबी में दूसरा अंतर लिख दिया हमने, यह अविकसित राष्ट्रों में पाई जाती है जैसे भारत, और उसमें लिख सकते हैं यह सापेक्ष गरीबी जो है विकसित राष्ट्रों में पाई जाती है, जो विकसित हैं जैसे अमेरिका। तो इस प्रकार ये गरीबी के दो प्रकार बताए गए हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है भारत में गरीबी का माप। अब देखिए, भारत में गरीबी को जांचने के लिए पहली बार प्रथम प्रयास किया था दादा भाई नौरोजी ने, जो हमने पीछे पढ़ा था राष्ट्रीय आय के बारे में, प्रति व्यक्ति आय के बारे में, उसी का नाम पुनः आया है कि भारत में गरीबी की जांच करने के लिए पहले व्यक्ति का नाम दिया गया दादा भाई नौरोजी, जो 1868 में इस गरीबी की जांच की थी। कहते हैं कि हमारे स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रीय नियोजन का अनुमान प्रस्तुत किया था 1868 में, लेकिन फिर धीरे धीरे 1962 में योजना आयोग द्वारा एक अध्ययन दल का गठन किया। कहते हैं 1971 में प्रमुख अर्थशास्त्री रहे वीएम दांडेकर और नीलकंठ रथ ने गरीबी की कसौटी को परिभाषित किया था। फिर 1979 में एक वाई की अलग कमेटी तैयार की। कहते हैं ये 1979 का महत्वपूर्ण वर्ष है कि प्रभावी उपभोग मांग एवं न्यूनतम आवश्यकता का कार्य दल, जिसे वाई की अलग कमेटी भी कहते हैं, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में आधार बताया ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग ऊर्जा का। अब देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय
जो बताई गई है 2400 कैलोरी। कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों को भोजन में अच्छी ऊर्जा वाला भोजन खाना चाहिए, क्योंकि वो मेहनत ज्यादा करते हैं, तो 2400 कैलोरी प्रतिदिन उसको भोजन में मिलनी चाहिए। और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन अवश्य मिलनी चाहिए। अगर इनसे कम मिलती है, शहर वालों को भी कम मिलती है और गांव वालों को भी अगर 2400 कैलोरी से कम कैलोरी वाला भोजन मिलता है तो उसको गरीबी की श्रेणी में माना गया है। तो कम कैलोरी प्राप्त करता है तो उसको कहा जाता है गरीब। इस प्रकार वाई के अलग कमेटी के द्वारा दी गई रिपोर्ट में भोजन की कैलोरी की ऊर्जा से गरीबी को बताया गया है कि कौन गरीब है और कौन अमीर है। जिसको 2400 कैलोरी ग्रामीण लोगों को और 2100 कैलोरी शहरी लोगों को अगर भोजन में कम उपलब्ध है तो उसको माना जाता है गरीब। इस प्रकार इसके बाद में वाई के अलग कमेटी ने तो ये दी। फिर सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन, सुरेश तेंदुलकर तथा सी रंगराजन ने गरीबी की निर्धारण का आधार उपभोग व्यय माना गया। व्यय यानी खर्चा। इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने इसका अलग आंकलन बताया। सुरेश तेंदुलकर ने जो महीने का खर्चा है उसको अलग बताया, श्री रंगराजन ने अलग बताया। देखिए सुरेश तेंदुलकर का, कहते हैं सुरेश तेंदुलकर ने अनुमानों में पाया कि वर्ष 2011-12 में शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए से कम प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय कर रहा है और ग्रामीण में दिया देखो, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए से कम प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय करने वाला व्यक्ति गरीब है। कहते हैं सुरेश तेंदुलकर के अनुमान के आधार पर भारत में 21.92% लोग गरीब हैं, कि हमारे 21.92% लोग गरीब हैं सुरेश तेंदुलकर के अनुसार। लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा में नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। फिर देखो सी रंगराजन जो अर्थशास्त्री था, उसने कहा कि अगर जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक व्यय खर्च करते हैं प्रति व्यक्ति मासिक, एक व्यक्ति पर खर्चा जो 972 रुपए प्रति करता है ग्रामीण का और शहर का करता है 1407 रुपए, तो प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय की गरीबी रेखा मानी गई। तो उन्होंने कहा, उनका आंकड़ा था कि 2011-12 में भारत में गरीबी 29.5% है। तो सुरेश तेंदुलकर के अनुसार तो 21.92% लोग गरीब हैं और सी रंगराजन के अनुसार 29.5% लोग गरीब हैं। इन्होंने आंकड़ा ज्यादा बताया और सुरेश तेंदुलकर ने कहा 21.92% लोग गरीब हैं भारत में। तो इस प्रकार ये आंकड़ा, दोनों आंकड़े महत्वपूर्ण है। वाई की अलग कमेटी ने आंकड़ा कैलोरी ऊर्जा का दिया, सुरेश तेंदुलकर ने मासिक उपभोग का व्यय दिया और श्री रंगराजन ने भी प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग का व्यय बताया। अब देखिए यूएनडीपी, यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो पूरे विश्व का है, कहते हैं कि उसने ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल ने बहुआयामी निर्धनता सूचकांक बनाया। तो उनके लिए 3 आयाम और 10 सूचकों का प्रयोग किया गया था। ये उसके आंकड़े दिए गए हैं जो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। ये बड़ी क्लासों में इसके आंकड़े बताए गए हैं, यहाँ पर केवल इतना ही बताया गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में गरीबी का स्तर बहुत ज्यादा है और उसका प्रमुख कारण है हमारी जनसंख्या का अधिक से अधिक बढ़ना। इसके साथ ही फिर प्रमुख दिया गया है तुम्हारे गरीबी के कारण। अब देखिए गरीबी क्यों बढ़ती है। पहला कारण है सामाजिक। हम समाज में रहते हैं, समाज के ढांचे के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध है कि लोग आज जन्मोत्सव मनाते हैं, विवाह पर अधिक खर्चा करते हैं, और लोग कोई भी जो मृत्यु प्राप्त करते हैं तो मृत्यु भोज करते हैं। अब देखिए मृत्यु भोज, विवाह, जन्म, ये हमारी सामाजिक परंपराएं हैं, इनमें अधिक खर्चा नहीं करना चाहिए। जो लोग इन पे अधिक खर्चा करते हैं वो बन जाते हैं कर्जदार, और आपको पता है कर्जदार को कहेंगे हम गरीब। दूसरी बात,
कि हमारा समाज आज बेटे की चाह में, बेटे को जन्म देने की चाह में जनसंख्या वृद्धि कर रहे हैं। तो हमें बेटी और बेटे में अंतर नहीं समझना चाहिए। तो गरीबी को रोक, गरीबी बढ़ने का पहला कारण हो गया हमारा सामाजिक कारण। अब देखिए समाज में जैसे जैसे ये स्तर बढ़ रहा है, अगर सामाजिक कारण ऐसे ही बढ़ता रहा, लोग बेटे की चाह में जनसंख्या वृद्धि होती रही, तो हम किसी भी प्रकार से हमारी गरीबी को दूर नहीं कर सकते। इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि हमारे सामाजिक जो परंपराएं हैं उस पे कम धन खर्च करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, प्रमुख है आर्थिक कारण। अब देखिए आर्थिक कारण के रूप में हम सब जानते हैं कि आर्थिक अपवेचन की स्थिति में लोग शिक्षा तथा स्वास्थ्य में निवेश नहीं कर पाते हैं, जिसकी उनकी गुणवत्ता निम्न बनी रहती है। तो जो लोग शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक खर्चा करते हैं ना, वे लोग ही अधिक से अधिक गरीबी को दूर करते हैं। हमारे आजादी की से पहले अधिकांश भारतीय कृषि पर ही निर्भर थे और उनके पास संसाधन आधार बहुत कमजोर था। उनके पास निवेश की कमी थी, तो कृषि उत्पादक भी बहुत न्यून बनी रहती थी, क्योंकि कृषि में पैसे धन लगाना पड़ता है और कृषि में धन उपलब्ध नहीं है, तो कहते हैं किसान अच्छा उत्पादन नहीं कर सकता। तो आर्थिक कारण भी एक जीवन निर्वाह के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं पूरा नहीं कर पाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया राजनीतिक कारण। अब देखिए गरीबी की निवारण या गरीबी को दूर करने के लिए सरकार अनेक योजनाएं लाती है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण योजनाओं के लाभ लक्षित व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाते हैं। सरकार योजनाएं तो लाती है, लेकिन उन लोगों तक योजनाएं नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि हमारे प्रशासनिक तंत्र में अनेक रिसाव है। रिसाव का मतलब भ्रष्टाचार, कि हमारे प्रशासन में आज भी भ्रष्ट लोग हैं। तो जो सरकारी नौकरशाही में हैं, वे लोग गरीबों तक उन आवश्यकताओं को नहीं पहुंचाते हैं। तो वर्तमान सरकार द्वारा अपनाई जा रही प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की नीति के कारण दिशाओं में भारी कमी आई है। कहते हैं कि आज गरीबों के लिए जो कार्य चल रहा है उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है और सीधे ही उनके बैंक खातों में पैसा उपलब्ध करवा रही है, ताकि किसी भी प्रकार से प्रशासनिक तंत्र के भ्रष्ट अधिकारी उनके पैसों में किसी भी प्रकार से कटौती नहीं कर पाते। फिर देखिए अन्य कारण। कहते हैं अन्य कारणों में दिया गया है हमारी बहुत ही गरीबी रेखा के कारण यहाँ शिक्षा का निम्न स्तर बना हुआ है। हमारे यहाँ उद्यमी प्रवृत्ति लोगों का अभाव है। उद्यमी लोग कहा गया साहसी, कि कोई भी जोखिम लेना नहीं चाहते हैं। किसी प्रकार से कोई भी अपना रोजगार खोलते हैं तो जोखिम लेनी पड़ती है। हमारे यहाँ उद्यमी प्रवृत्ति का अभाव है, लोगों में साहस नहीं है कि हम रोजगार कर सके। तो रोजगार परक तथा व्यावसायिक शिक्षा का भी अभाव है हमारे। हम जो शिक्षा ले रहे हैं केवल अध्ययन किताबी ज्ञान ही है। हमारे पास ऐसा ज्ञान नहीं है जिनसे हम हाथों से अपने कोई हुनर से, अपने किसी तकनीक से कमा करके अपना धंधा कर सके। इसलिए हमारे व्यावसायिक शिक्षा का अभाव है। कमजोर आधारभूत संरचना, कि हमारे देश की आधारभूत संरचना कमजोर है। आधारभूत संरचना में आती है सड़क है, परिवहन है, संचार है, टेक्नोलॉजी है, वो उनमें कमी है। पूंजी निर्माण का अभाव है। स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता पर भी उत्तरदायी है। इनसे देश में उत्पादकता तथा आय का स्तर निम्न बना रहता है। ये एक गरीबी का बहुत बड़ा कारण है। अब देखिए मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि भी गरीबी बढ़ती है। कहते हैं कि जैसे मुद्रास्फीति या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं मूल्य वृद्धि, ये बढ़ती है तो कीमतों में भी वृद्धि होती है। इसलिए हमें वृद्धि के अनेक जीवन निर्वाह की मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित वस्तुओं को क्रय नहीं कर पाते हैं और गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। इसलिए हमें गरीबी को दूर करना है तो हमें इन कारणों पर विशेष महत्वपूर्ण बात जाननी है। धन्यवाद। थैंक यू।